हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 7वां पाठ पढ़ाऊंगी। 7वें पाठ का नाम है भारत, स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ। यानी कि भारत का स्थान कहाँ पे है, उसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है भारत, और उसके ज़मीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा 6 में आप गुजरात के स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कक्षा 6 में गुजरात के स्थान, उस गुजरात की सीमा कहाँ तक है, उसका विस्तार यानी गुजरात कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी ज़मीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जानकारी लिया। अब आगे हम भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे चित्र दिया गया है एशिया का राजनीतिक नक्शा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत 8.4 अंश उत्तर अक्षांश से 37.6 अंश उत्तर अक्षांश तक और 68.7 अंश पूर्व देशांतर से 97.25 अंश पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इसके बारे में बता रहे हैं कि भारत का जो विस्तार है 8.4 अंश उत्तर अक्षांश से 37.6 अंश उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है और 68.7 अंश पूर्व देशांतर से 97.25 अंश पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार हुआ है, फैला हुआ है। सीमा इसकी कहाँ तक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व में बंगाल स्थित है, पश्चिम में सऊदी अरब स्थित है, उत्तर में चीन स्थित है, दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, वायव्य में पाकिस्तान स्थित है। वायव्य का मतलब होता है कि भारत से सटे हुए देश, तो पाकिस्तान आता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पे भारत का नक्शा दिया गया है। भारत के नक्शे में भारत का विस्तार बताया गया है, कितने प्रदेश भारत के अंदर आते हैं, और भारत के से सटे जो नज़दीक में देश है उनका भी नाम यहाँ पे दिया गया है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारिका तक की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिससे विस्तार की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का 7वां स्थान है। इसमें बता रहे हैं कि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारका तक की पूर्व पश्चिम चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिससे विस्तार की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का 7वां स्थान आता है। आगे पढ़ते हैं। भारत का आकार उत्तर में सकरा यानी पतला, मध्य यानी बीच में चौड़ा और दक्षिण में सकरा यानी पतला होता जाता है। भारत में कुल 28 राज्य, एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें बताए हैं कि भारत का आकार और जो उसका बनावट है, उत्तर में पतला होता है, चला जाता है, मध्य यानी बीच में चौड़ा है और दक्षिण में पतला होता जाता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भूपृष्ठ अर्थात जमीन का ऊपरी सतह। भारत का ज़मीन कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। भूपृष्ठ, जमीन के ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं। भारत का भूपृष्ठ एक ही प्रकार का नहीं है, उसके कई भागों में ऊंचे नीचे पर्वत, तो कई भागों में विशाल यानी बहुत बड़ा समतल उपजाऊ मैदान है, कई भागों में वीरान रेगिस्तान है।
कह रहे हैं कि ज़मीन की जो ऊपरी सतह है उसको भूपृष्ठ कहते हैं। भारत का भूपृष्ठ यानी ज़मीन एक ही प्रकार का नहीं है, उसके कई भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कई भागों में बहुत बड़ा समतल उपजाऊ मैदान है और कई भाग ऐसे हैं जो एकदम वीरान है, खाली है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ उस पर पेड़ पौधे नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तदुपरांत कई भागों में समुद्री तट और कहीं पठारी प्रदेश आए हुए हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कह रहे हैं उसके बाद कई भागों में समुद्री तट यानी किनारे और कहीं पठारी प्रदेश आए हुए हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदानी प्रदेश, मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, पठारी यानी दूर तक फैला लंबी चौड़ी ऊंची ज़मीन। चौथा है समुद्र तटीय संकरे मैदानों का प्रदेश। पांचवा है द्वीप समूह, द्वीप समूह यानी टापुओं का दल समूह। इसमें बता रहे हैं कि 5 भागों में बांटा गया है। भारत का ज़मीन उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जहाँ पे पर्वतीय पर्वत है, ऐसे प्रदेश। दूसरा है उत्तर का मैदानी प्रदेश जहाँ पे मैदान है, समतल मैदान है। तीसरा है मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंची मतलब लंबी चौड़ी ऊंची ज़मीन है जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं। चौथा है समुद्र तटीय यानी समुद्र के किनारे के पतले होते मैदानों का प्रदेश। पांचवा है द्वीप यानी टापू का समूह। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं बल्कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है, उसे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के 2 हिस्से हैं, पहला हिमालय की पर्वतमाला, दूसरा हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। इसमें करें कि हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वतों को मिलाकर उसका एक श्रृंखला है, उसे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के 2 हिस्से किए गए हैं, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की पर्वतमाला और दूसरा है हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। आगे पढ़ते हैं। चीन की ओर से पर्वतमाला महा हिमालय, बीच का मध्य हिमालय और भारत की ओर की पर्वतमाला शिवालिका की टेकरियों के रूप में जानी जाती है। इसमें बता रहे हैं कि चीन की ओर की पर्वतमाला महा हिमालय, बीच का मध्य हिमालय और भारत की ओर की पर्वतमाला जो शिवालिक की टेकरियों के रूप में पहचाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हिमालय की पर्वतमाला, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत का माउंट गोडविन ऑस्टिन केटू शिखर 8611 मीटर ऊंचा है, जो काराकोरम की पर्वतमाला में है। हिमालय का नेपाल में आया मतलब स्थित हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। इसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा 8598 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर और बद्रीनाथ 7138 मीटर है, आदि बहुत ही ऊंचे शिखर हैं। इसके हिमालय की पर्वतमाला के बारे में बता रहे हैं कि भारत का माउंट गोडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8611 मीटर ऊंचा है, जो काराकोरम की पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय का नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। इसके बाद भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचा है, नंदा देवी 7817 मीटर ऊंची हैं और बद्रीनाथ 7138 मीटर ऊंचा है, आदि बहुत से ऊंचे शिखर हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश।
हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। यहाँ पतकोई और लुसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम फैली हुई गारो, खासी, जैतिया और नागा की पर्वतमाला आई हुई है। ये पर्वतमालाएं ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। इसमें बता रहे हैं कि हिमालय के पूर्व की पर्वतीय प्रदेश के बारे में कि हिमालय के पूर्व में स्थित इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। यहाँ पतकोई और लुसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम में फैली हुई गारो, खासी, जैतिया और नागा की पर्वतमाला स्थित है। ये पर्वतमालाएं ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी प्रदेश। उत्तर का मैदानी प्रदेश कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए यानी स्थित हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों और उनमें से मिलने वाली नदियों के काप मिट्टी से हुई है। यह मैदानों का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती यानी गणना दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। नदियों का समतलीय यानी बराबर एक समान समतल मैदानी प्रदेशों का भारत का सबसे समृद्ध यानी संपन्न और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसके बारे में बता रहे हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों और उनमें से मिलने वाली नदियों की काप मिट्टी से हुई है। यह मैदान का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती यानी गणना दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में से होती है। इसकी गिनती नदियों का समतलीय यानी समतल मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध, संपन्न और घनी यानी बीहड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे भारत का नक्शा। इसमें नदी और सरोवर के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे चित्र में हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, गंगा, यमुना, शारदा, गोमती आदि नदियाँ हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा नक्शे में। भारत के प्रमुख सरोवर यानी तालाबों के नाम हैं, जैसे पुलिकट, चिलिका, वूलर, सांबर, डल, चेनाब आदि। ये सब सरोवर के नाम हैं। इसमें अनेक नदियों और सरोवर के नाम दिए गए जो भारत में स्थित हैं, आते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ें और जानकारी लिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश। हम लोग आगे पढ़ते हैं। मध्य और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। नदियों के समतली मैदानों के प्रदेशों के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है यानी स्थित है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार यानी उल्टे 3 भुजा आकार में फैला है। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग सकरा यानी पतला और दोनों तरफ विशाल यानी बहुत बड़े प्रमाण में जलराशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त यानी कठोर चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच में नर्मदा और सोन नदी की घाटी स्थित है। इससे उसके 2 भाग पड़ते हैं। उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की ज़मीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है, अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है।
इसमें बता रहे हैं कि नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण के मध्य यानी बीच और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश स्थित है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार यानी 3 भुजा के आकार में फैला हुआ है। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग है, दक्षिण भारत का ज़मीन है वो पतला और दोनों तरफ से बहुत बड़े प्रमाण में जल राशि वाला जल है ऐसे भागों में, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। यह प्रदेश बहुत पुराना और कठोर चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी स्थित है। इससे उसके 2 भाग बनते हैं, 2 भाग में बटा हुआ है ये। पहला है उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दूसरा है दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से ये पहचाने जाते हैं। इस पठारी प्रदेश की ज़मीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है फिर भी काली है, अतः इसके अधिक से अधिक क्षेत्रों में खेती अच्छी होती है। यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है समुद्र तटीय संकरे मैदान, समुद्र के किनारे के पतले मैदान, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत के तीनों ओर समुद्र तट यानी किनारा आया हुआ यानी स्थित है। भारत के तीनों तरफ समुद्र का क्षेत्र है। यह समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तट पर संकरे मैदान आए हुए हैं। इन मैदानों के एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश है। कह रहे हैं भारत के तीनों ओर समुद्र तट आया हुआ है, मतलब भारत के तीनों तरफ समुद्र का किनारा है। यह समुद्र का किनारा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है। समुद्र किनारा पर संकरे मैदान स्थित हैं। इन मैदानों के एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का पठारी प्रदेश है। आगे पढ़ते हैं। भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदानी पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट मत्स्य यानी मछली के उद्योग के लिए प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है। इन मैदानों के समुद्र तट पर चेन्नई, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत के प्रसिद्ध यानी विख्यात बंदरगाह हैं। इसमें बता रहे हैं कि भारत के पूर्व के किनारे पर स्थित हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। समुद्र के किनारे मछली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात हैं। इन मैदानों के समुद्र के किनारे पर चेन्नई, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर स्थित हैं जो भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से सकरा यानी पतला है। इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग काप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। कह रहे हैं कि भारत के पश्चिम के किनारे पर स्थित हुआ मैदान पश्चिम का तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से पतला है। इस मैदान के कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग काप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर हैं। इसमें कह रहे हैं कि पश्चिम तट के मैदान जो हैं परिवहन और मछली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र के किनारे पर स्थित बड़े बंदरगाह और शहर प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं।
आगे हम लोग पढ़ते हैं 5वां है टापू यानी द्वीप। चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग यानी जमीन का भाग टापू या द्वीप कहलाता है। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकोय के टापू द्वीप हैं। इनका प्रशासनिक केंद्र कैवरत्ती है। भारत के पूर्व की ओर के बंगाल के खाड़ी में अंडमान और निकोबार के टापू द्वीप आए हुए हैं, जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। इसमें टापू का मतलब बता रहे हैं कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ जमीन का वह भाग जो टापू या द्वीप समूह कहलाता है। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकोय के टापू द्वीप हैं और इनका प्रशासनिक केंद्र कैवरत्ती है। भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के टापू द्वीप समूह स्थित हैं, जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है रेगिस्तान। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए यानी स्थित है राजस्थान का पश्चिम भाग रेगिस्तान है। उसकी ज़मीन रेतीली है यानी बालुई है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत ही कम यानी कि 20 सेमी से भी कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है यानी खाली है। पानी की तकलीफ यानी दिक्कत जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं की निरंतर यानी लगातार कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां यानी समूह देखने को मिलता है। इसमें कह रहे हैं कि अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। उसकी ज़मीन रेतीली है यानी बालू ही बालू है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। यहाँ ज़्यादा करके वर्षा बहुत ही कम मात्रा में यानी कि 20 सेमी से भी कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है यानी खाली है। पानी की बहुत दिक्कत है। जीवन के उपयोगी चीज़ वस्तुओं की लगातार कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का समूह देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान की सतलज नदी में से इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है और वहाँ कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण यानी मात्रा में हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलज नदी में से इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है, हरियाली है वहाँ पे और वहाँ कृषि का विकास भी काफ़ी मात्रा में होता है। आगे पढ़ते हैं। कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है यानी कि अलग है राजस्थान के रेगिस्तान से। कच्छ का रेगिस्तान गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल यानी बहुत बड़ा क्षारीय प्रदेश है। यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में बटा है, विभाजित है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर, ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो, ऐसा पूरा क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र का मतलब होता है पूरा क्षेत्र दिखता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ यानी केवल कच्छ में ही है। इसमें बता रहे हैं कि कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है और छोटे रेगिस्तान में और बड़े रेगिस्तान ऐसे दो भागों में यह बटा हुआ है। यह बहुत बड़ा एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ लिया हो, ऐसा संपूर्ण पूरा क्षेत्र दिखाई देता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान केवल कच्छ में ही दिखता है।
बच्चों, यह पाठ आपका आज समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। इसको आप लोग 2 बार अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोग को मैं बाद में दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।